बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ते हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा। और आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन और फिर उसके बाद नोटोकॉर्ड के इफ़ेक्ट में प्रोड्यूस होने वाले नर्वस सिस्टम का मुताला किया था। आज हम बात को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से मुराद हमारे क्या है कि हम ज़रा माजी के झरोकों में झांकेंगे और देखेंगे कि आज मेरे पास जिस लेवल का नॉलेज मौजूद है, क्या वो नॉलेज या वो लेवल हमें एक दिन में अचीव हुआ? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे फोर फादर्स ने बहुत सिंपल से एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो सिंपल से एक्सपेरिमेंट आज की मेडिकल साइंसेस में या मॉडर्न साइंसेस में एक बहुत की रोल रखते हैं। शायद अगर इतने सिंपल एक्सपेरिमेंट ना हुए होते तो आज भी हम ट्विन्स के बारे में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन अपने पास रखते। इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से हमें डेवलपमेंट के प्रोसेस की बेसिक्स को अनलॉक करने में बड़ी हेल्प मिली। आइए देखते हैं कि हमारे फोर फादर्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किए कि जिनकी बुनियाद पे आज हम इल्म की इस अदना सी मिराज पर पहुंचे हैं। So let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, हम बातें कर रहे थे आप लोगों के साथ डेवलपमेंट और ग्रोथ की। बात को कुछ हिस्सा शुरू करते हैं कि यू नो वेरी वेल कि हमारे पास एक सिंगल सेल था एंड दैट वेरी सिंगल सेल वाज नन अदर देन जाइगोट, राइट। और इस पर्टिकुलर जाइगोट में फिर एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसका नाम मेरे पास क्या था? क्लीवेज, राइट। और इस पर्टिकुलर क्लीवेज के रिजल्ट में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। यू नो वेरी वेल कि एज अ रिजल्ट ऑफ 2 वर्टिकल डिवीजन हमारे पास 2 सेल बने थे, और जब इसमें फर्दर डिवीजन होगी तो सारा 8 सेल बन जाएंगे और फिर फर्दर 64 एंड गो सो ऑन। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। हम एक्सपेरिमेंट ये करने वाले हैं कि अगर मैं इनमें से किसी एक सेल को सेपरेट कर लूं तो क्या होगा? डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगी या नहीं होगी? अगर मैं इसमें से न्यूक्लियस को रिमूव करके देखूं तो क्या होगा? अगर मैं साइटोप्लाज्म को प्रॉपर प्रोवाइड ना करूं तो क्या होगा? तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट थे जो किए गए, लेकिन उसके रिजल्ट में हमें डेवलपमेंट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा क्या हुआ? हेल्प मिली। इसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया किसने? एक साइंटिस्ट ने, एंड ही वाज बेसिकली अ जर्मन साइंटिस्ट। ही वाज बेसिकली अ जर्मन साइंटिस्ट एंड ही कैरिड आउट दिस वेरी एक्सपेरिमेंट इन 1892। 1892 में इसने एक्सपेरिमेंट किया एंड नेम ऑफ दैट वेरी साइंटिस्ट वाज हैंस। आप लोग सबसे पहले हैंस लिखेंगे, फिर आप वर्ड लिखेंगे डाइट, DIET, डाइट, फिर आप लिखेंगे आगे रिश, RISCH, रिश। स्पेलिंग याद करने के रेफरेंस से हैंस, डाइट, रिश, राइट। लेकिन जब हमने इसको जर्मन लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना सीखा तो हमें पता चला कि हिज नेम इज हैंस दीटरश, हैंस दीटरश, राइट। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर समझ लें कि बहुत प्रीलिमिनरी बुनियादी किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जिनको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो नंबर 1 एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था? व्हाट वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 1? याद रखने की बात यह है कि अभी इन बंदों को डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। दे जस्ट वांट टू अनलॉक द व्हाट लॉक्स ऑफ नेचर। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने एक सैलामेंडर का जाइगोट लिया, सैलामेंडर, ठीक है। और उस पर्टिकुलर जाइगोट को उसने क्या किया? 2 सेल्स में डिवाइड कर दिया, राइट। जब उसे 2 सेल्स में डिवाइड किया तो जाहिर की चीज से क्या होगा? वो चीज थी मेरे पास एक लंबा सा ह्यूमन हेयर। वैसे तो ये यूरोप की बात अगर है तो किसी हजरत इंसान का बाल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी
ह्यूमन फीमेल का बाल भी हो सकता है, लंबा सा बाल हमें चाहिए था। फर्दर एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि अगर हम फर्दर नॉन स्टिक किस्म के हेयर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेन ऑफ द हॉर्स, यानी कि हॉर्स की जो गर्दन के बाल होते हैं या हॉर्स की जो टेल के बाल होते हैं, दे इवन शो मोर you can say non-adhesive properties with the you can say developing embryos or zygote। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट फर्दर और बेहतर तरीके से के साथ किया जा सकता था। तो उसने किया माय डियर स्टूडेंट्स क्या कि ये एक जाइगोट था, लुक एट दिस, और इस पर्टिकुलर जाइगोट में स्टार्ट हुई एक क्लीवेज और उसके रिजल्ट में बन गए मेरे पास 2 सेल्स, और उन 2 सेल्स का नाम क्या था, ऑफ कोर्स ब्लास्टोमेयर। उसने किया माय डियर स्टूडेंट्स ये कि उसे यहाँ से एक बाल पास किया, ऐसे ह्यूमन हेयर, ये ज़रा पीछे से मूव कर रहा है, और इसे लाइगेट करने के बाद आहिस्ता 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 ऐसे खींचता चला गया, ता वक्त के मेरे पास 2 सेल प्रोड्यूस हो गए, दिस वन प्लस दिस वन। ही नोटिस्ड कि इनमें से जो दोनों सेल थे उनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो कंटिन्यू होता रहा, यहाँ भी प्रोसेस चलता रहा और यहाँ भी प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। उसने इसे कंक्लूड ये किया कि दोनों बॉल्स के अंदर या दोनों सेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी कि अगर न्यूक्लियस इसमें है तो न्यूक्लियस इसके पास भी है, और अगर साइटोप्लाज्म इसके पास है तो साइटोप्लाज्म इसके पास भी है। तो इन दोनों चीज़ों की प्रेजेंस में दोनों ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नॉर्मली डेवलप करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं एक जाइगोट के 2 सेल्स को सेपरेट कर दूं तो भी दोनों के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं कि देयर वाज अनदर साइंटिस्ट, हिज नेम वाज स्पीमैन। बहुत से लोग इसे स्पीमान भी बोलते हैं, तो वट एवर यू वांट टू से, हमें तो उसके काम से गर्ज है, स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए, SPEMANN, राइट। तो देखते हैं इस ग्रेट साइंटिस्ट जिसे हम लोग फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, उसने हमारे लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किए। Yes, my dear students, we want to see the experiments. We want to see the experiments of Spearman or Spearman, whatever you want to say, you can. Most important thing are spellings. अब इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने क्या किया, my dear students, कि उसने एक जाइगोट लिया, look at this, it was again the zygote of salamander, और उसने फिर एक मोहतरमा का बाल लिया, और मोहतरमा का बाल लेने के बाद इस पर्टिकुलर जाइगोट को एक साइड से मीन एसिमेट्रिकल वे में लाइगेट कर दिया, समथिंग लाइक इट, लुक एट दिस, कि बजाय इसके कि वो इसको एन सेंटर से लाइगेट करता, उसने इसको लाइगेट कैसे किया, एसिमेट्रिकली, इस तरह से, ऐसे। जब उसने इसको यूं लाइगेट किया तो उसके रिजल्ट में एक सेल छोटा बन गया और एक सेल जाहिर है बड़ा बन गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइगेशन है, वेन एवर वो यूज द टर्म लाइगेशन, इसका मतलब होता है गिरा लगा देना। तो इसने इस बाल को यहां से पास किया और यहां पे एक इस स्टाइल में नॉट लगा दी कि ये बिल्कुल जुदा नहीं हुआ, लेकिन साइटोप्लाज्म का एक पोर्शन इसमें आ गया और बाकी जो साइटोप्लाज्म है वो इसमें चला गया। जाहिर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस यहां पे था। रिजल्ट क्या हुआ कि ये वाली साइड कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती रही और ये वाली साइड डिवाइड नहीं की। लिखते हैं आप लोगों के लिए कि इस वाले केस में देयर वाज नो न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस था ही नहीं मेरे पास, और इस वाले केस में क्या था, यस न्यूक्लियस वाज प्रेजेंट, और यहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो क्या हुआ, नो फर्दर डेवलपमेंट, यहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइगेशन, इस गिरा के दूसरी साइड पे, यस सेल्स वर डिवाइडिंग नॉर्मली, नॉर्मल सेल डिवीजन। इससे हमें एक बात पता चलती है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल को डिवाइड होने के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल की जरूरत है, एंड दैट इज नन अदर देन न्यूक्लियस।
राइट। ये वाला प्रोसेस चलता रहा अप टू 16 नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ तक के जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो कितने हो गए? वो हो गए माय डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू 16। एक सेल को इसमें से न जाने क्या सूझी, इन 16 सेलों में से एक सेल को न जाने क्या सूझी कि वो सेल इस सुराख में से इधर आ गया, राइट। तो जो ही न्यूक्लियस इसके अंदर आया तो इस पर्टिकुलर एरिया में कि जो पहले डेवलपमेंट नहीं कर रहा था अब डेवलप करना शुरू हो गया। यानी कि जब इसके अंदर एक न्यूक्लियस ऐड हुआ तो क्या हुआ? डेवलपमेंट रीस्टोर्ड। तो डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट हो गई। इससे हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरी आउट द नॉर्मल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट और किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? अगर ये मेरे पास एक नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स, एग, तो इसके ऊपर तो चारों तरफ से अटैक करते हैं क्या? स्पर्म्स, राइट। तभी तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। स्पर्म जैसे भी अटैक करें, जैसे भी अटैक करें, जैसे भी अटैक करें, जैसे भी अटैक करें, हर तरफ से जो स्पर्म्स है वो अटैक कर रही होती हैं ऑल राउंड। और स्पर्म्स का नंबर तो मिलियंस होता है, एग बेचारा एक होता है। तो क्या ये वाला एग सारे के सारे स्पर्म्स को उदाहरण की परमिशन देता है? तो आंसर इज नो। बल्कि किसी एक खास साइड पे, किसी एक खास वक्त पे एक स्पेशल एरिया डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड एज fertilization cone, and this very area is susceptible for the attack of the sperm, or this particular area allow the sperms to join the egg, otherwise no sperm can join the egg, right? तो फर्ज कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट था कि जहां से स्पर्म एंटर हो सकता था। तो इस पर्टिकुलर एरिया को, जिसे मैं अब रेड पेंट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन। दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन, यानी कि ये वो एक एरिया है कि जिसके अंदर से स्पर्म एंटर हो सकता था। अगर आप लोग इस पूरे के पूरे जाइगोट को देखें तो ये वाले सारे एरियाज रहते हैं कैसे? पिगमेंटेड। और जिसको मैंने रेड पेंट किया है इट ऑलवेज रिमेन व्हाट? ट्रांसपेरेंट। तो फर्टिलाइजेशन कोन इज अ पिगमेंट free area. Fertilization cone is basically a pigment free area that literally allow the sperms to join the cells. अब उसने इस पर्टिकुलर एरिया को फोकस किया और फोकस करने के बाद उसने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स? उसने अगेन पहले की इक्वल लाइगेशन कैसे की, इसके लिए मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। अगर ये मेरे पास एक जाइगोट है और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कोन कहीं यहाँ डेवलप हुई है, तो उसने इस पर्टिकुलर जाइगोट को बिल्कुल सेंटर से डिवाइड किया। यानी कि उसने साइटोप्लाज्म की दो चीज़ों को या दो हाफ्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। फिर एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब वो इस पर्टिकुलर जाइगोट को चाहता था कि मैं दरमियान से डिवाइड करूं, किसके? इस क्लियर जोन के, इस फर्टिलाइजेशन कोन के, लेकिन वो ये करने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि गलती से उसका ये जो लाइगेशन थी वो यहाँ से पास हुई। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर जाइगोट के इस साइड से बनने वाले सेल्स को देखें तो उसमें ग्रे क्रेसेंट मींस फर्टिलाइजेशन कोन का वो जो एरिया था इसके कंटेंट्स कम आए और राइट साइड पे जो कंटेंट्स थे वो ज़्यादा आए। तो उसे क्या पता चला कि भाई जब मैंने इस वे में चीज़ों को जाइगोट को डिवाइड किया तो मेरे पास दो सेल बने, समथिंग लाइक इट, और दोनों के अंदर नॉट ओनली न्यूक्लियस सेम है बल्कि जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो भी सेम है, बल्कि साइटोप्लाज्म की क्वालिटी भी सेम है। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ? देयर वाज नॉर्मल डेवलपमेंट हुई। और अगर ये क्या हो जाए, ये दो सेल सेपरेट हो जाएं, ये यहाँ आ जाए और ये वाला सेल यहाँ आ जाए, तो उसके रिजल्ट में देयर वर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। तो मेरे पास दो नॉर्मल इंडिविजुअल्स बन जाते। लेकिन अगर मैं ये वाला काम ना करूं बल्कि मैं
इस प्रोसेस के थ्रू करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा मेरे पास कि भाई सेल तो मेरे पास 2 ही बनेंगे, उनका साइज भी बिल्कुल सेम होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर सेल के पास उन पर्टिकुलर चीज़ों की कि जो इस पर्टिकुलर जोन में प्रेजेंट थे अमाउंट कम होगी और इसमें ज़ाहिर है उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। तो जिसमें अमाउंट नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है, इट विल शो नॉर्मल डेवलपमेंट। ये क्या शो करती है? नॉर्मल डेवलपमेंट। और जिसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ की अमाउंट कम होती है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट? एबनॉर्मल डेवलपमेंट। एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो इन एक्सपेरिमेंट से मुझे क्या पता चला कि नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए नॉट ओनली न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनका होना भी ज़रूरी है। और इन चीज़ों को हम लोग नाम क्या देते हैं? इन्हें हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स का। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स यानी कि साइटोप्लाज्म के वो वाले पार्ट जो डिटरमाइन करते हैं, डिक्टेट करते हैं, लीड करते हैं नॉर्मल डेवलपमेंट को। अगर साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली चीज़ें ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जो क्या कर रही हैं? डेवलपमेंट को गवर्न कर रही हैं, तो डेवलपमेंट कैसी होगी? नॉर्मल। लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी कम हुई तो ज़ाहिर डेवलपमेंट कैसी हो जाएगी? एबनॉर्मल। इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है कि नंबर 1, हर एक न्यूक्लियस में देयर इज अ कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? अगर आपकी बॉडी 16 ट्रिलियन सेल्स पे कंसिस्ट कर रही है, तो उन 16 ट्रिलियन सेल्स में से हर सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द नंबर ऑफ जीन्स दे आर अलाइक, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट सेक्स सेल्स के जहाँ पे हम अमाउंट ऑफ जीन्स को हाफ कर देते हैं। अदरवाइज आपकी पूरी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। अगर हम किसी और ज़बान में बात करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि हमारा हर सेल टोटीपोटेंट है। इट मीन्स इट हैज़ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल टू गिव राइज टू एन इंडिविजुअल। तो ये वाला काम हमारे जाइगोट लेवल पे भी होता है कि जाइगोट लेवल पे जितने सेल्स हैं सारे के सारे सेल्स नए इंडिविजुअल बना सकते हैं कि अगर मैं उनको किसी बाल के साथ सेपरेट करता चला जाऊँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं एक जाइगोट से 2, और फिर जब दो जाइगोट दोबारा 2 में डिवाइड हो तो उससे 4, और जब वो दोबारा 4 2 में डिवाइड हो तो उससे 8, और इस तरीके से मैं इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। आई थिंक यू नो वेरी वेल कि ये सारे के सारे इंडिविजुअल्स अगरचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन आपस में चूंकि बिल्कुल एक जैसे हैं तो हम इन्हें बोलेंगे कि दीज आर बेसिकली जाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, तो ये सारे एक ही जाइगोट से बनने वाले इंडिविजुअल्स हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? जाइगोटिक ट्विन्स। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को ना करते तो शायद आज हमें जाइगोटिक ट्विन्स के बारे में, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, हम उनके बारे में बिल्कुल पता लगा सकते। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी बात मेरे पास क्या है कि साइटोप्लाज्म का भी न्यूक्लियस के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारे पास साइटोप्लाज्म में डिटर्मिनेंट्स नहीं होंगे तो इनका जो बहुत बड़ा रोल है वो क्या है? जीन्स को ऑन करना, जीन्स को ऑफ करना, राइट? ऑल्दो जीन्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन अगर वो प्रॉपर टाइम पे स्विच ऑन नहीं हो रही और प्रॉपर टाइम पे स्विच ऑफ नहीं होंगी तो जाहिर है डेवलपमेंट का प्रोसेस कभी भी एक यूनिफॉर्म फ्लो के साथ नहीं जा सकता, तो इट विल गिव राइज टू एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और यही वो बातें हैं कि जो हैंस पीमैन और हैंस दितखश और स्पीमैन ने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड की। आगे हम देखेंगे कि क्या साइटोप्लाज्म का सिर्फ इतना ही रोल है या साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट के प्रोसेस में और इफेक्टिव रोल भी प्ले कर सकता है। इसके लिए हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से मुलाकात करेंगे कि साइटोप्लाज्म के डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ में या ग्रोथ पैटर्न में क्या क्या रोल हो सकते हैं। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स, एंड आई जस्ट वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।